अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं शहबाज ऑडियो टेल्स। ये है अंबर नागमारिया सीरीज मिस्र की मल्लिका का दिलचस्प एपिसोड 5। और आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। संदूकची का राज। ज़ुमरुद हबशी ने दमिश्क में अंबर की तलाश शुरू कर दी। उसने एक एक सराय छान मारी मगर अंबर का कोई सुराग न मिला। 15 दिनों की अनथक तलाश के बाद जब वो नाकाम हो गया तो अपने साथियों के हमरा वापस मिस्र को रवाना हो गया। उसने मलका मिस्र को जाकर बताया कि अंबर का मुल्क शाम में कोई पता नहीं चल सका। मलिका ज़ुमरुद पर बहुत बरसी मगर तीर कमान से निकल चुका था। अब वो क्या कर सकती थी, मजबूर इस्तिबार होकर बैठ गई। अंबर ने खुफिया तौर पर अपने बाप को पैगाम भिजवाया कि रास्ते में मलिका के गुलाम उसको गिरफ्तार करने के लिए ताक़ुब कर रहे थे। इसकी क्या वजह है? रिजाल का माथा ठनका तो गोया मलिका को मालूम हो गया था कि अंबर मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ है। उसने अंबर को कहलवा भेजा कि वो शाम में ही रहे और अभी कुछ अरसा वतन का रुख न करे, क्योंकि मलिका मिस्र उसको कैद करने की फिक्र में है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि सिपा सालार का मलिका पर बहुत असर है और वो चाहता है कि अंबर को गिरफ्तार करके हलाक कर दिया जाए। ये बात अगरचे गलत थी मगर अंबर की बेहतरी इसी में थी। उसे जब ये पैगाम मिला तो वो परेशान हुआ। पोलका ने उसे कहा, मेरे आका, अब वतन हरगिज़ हरगिज़ न जाइएगा, नहीं तो जालिम सिपा सालार आपको मरवा देगा। अंबर खामोश रहा। उसने शाम में एक हकीम के यहाँ मुलाजमत कर ली और उससे जड़ी बूटियों और बीमारों की दवाओं का काम सीखने लगा। पोलका को जैतून के बाग में फलों की रखवाली का काम मिल गया। वक्त इस तरह गुजरने लगा। 5 बरस बीत गए। इस दौरान में एक बार रिजाल और उसकी बीवी दमिश्क आकर चुपके से अंबर से मिल गए। वो फिरौन के मरने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उसकी मौत के बाद मलिका पर अंबर के शहजादे होने का राज फाश कर दें। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता चला गया। इस अरसे में अंबर को सारी जड़ी बूटियों का इल्म हो चुका था। अब वो अपने उस्ताद से खोपड़ी खोलकर दिमाग का ऑपरेशन करने का फ़न सीखने लगा। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, कदीम मिस्र के डॉक्टर बड़े लायक थे। वो दिमाग का इलाज खोपड़ी खोलकर करते थे। इस काम में वो इस कदर माहिर थे कि बड़े आराम से इंसान की आधी खोपड़ी खोल देते और फिर नाजुक औजारों की मदद से दिमाग का ऑपरेशन करके मरीज़ को अच्छा कर देते। 5 बरस के अंदर अंदर अंबर इस फ़न में भी माहिर हो गया। उसने अपने उस्ताद के सामने कई मरीज़ों की खोपड़ी खोलकर उनका इलाज किया और उन्हें शिफायाब किया। इस दौरान में अंबर के माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए थे। अंबर पूरा जवान हो चुका था। उसकी फूफी का भी इंतकाल हो चुका था और वो पोलका के साथ अपने उस्ताद की हवेली में रहता था। इसी साल मिस्र में बहुत बड़ा सैलाब आया। अंबर के दोस्त कोहरमान ने उसे खबर दी कि उसके माँ बाप सैलाब में हलाक हो गए हैं। अंबर की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने मरहूम बाप की कब्रों पर दुआ मांगने के लिए भी मिस्र नहीं जा सकता था। वो सब्र शुक्र करके दमिश्क में ही बैठा रहा। उसे शाम आए 12 बरस गुजर गए थे। इस अरसे में उसे पता चला कि फिरौन मर गया है और उसकी जगह उसका छोटा भाई अखनातुन तख्त पर बैठ गया है। वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। उसने पोलका को साथ लिया और एक रोज़ अपने उस्ताद को अलविदा कहकर मिस्र की तरफ रवाना हो गया। वो पूरे 13 बरस बाद अपने वतन मिस्र आ रहा था। जब वो वहाँ से गया था तो नौउम्र लड़का था मगर अब पूरा जवान हो चुका था और तिब में महारत हासिल कर चुका था। मिस्र पहुंचकर वो सबसे पहले अपने पुराने घर गया। घर को सैलाब बहाकर ले गया था। वहाँ अब सिवाय मिट्टी और रेत के छोटे छोटे टीलों के और कुछ न था। वो सीधा अपने बचपन के दोस्त कोहरमान के घर आ गया। कोहरमान भी अब जवान हो गया था। वो फिरौन की शाही फौज में मुलाजिम था। कोहरमान अपने पुराने दोस्त अंबर को देखकर उससे लिपट गया। फिर उसने उसके माँ बाप की वफ़ात पर दिली रंजो गम का इजहार किया और उसे माँ बाप के कब्रों पर ले गया। अंबर ने रोती हुई आंखों के साथ अपने माँ बाप की कब्रों पर दुआ मांगी और वापस कोहरमान के घर आ गया। कोहरमान का घर बड़ा खूबसूरत और सजा हुआ था। वो एक कौमी हैकल फौजी जवान बन गया था जिसको बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलती थी। मुझे खुशी हुई है कोहरमान कि तुम शाही फौज में चले गए हो। कोहरमान ने कहा, अभी तुम्हें अनकरीब ये सुनकर भी खुशी होगी कि मैं मिस्र का फिरौन बन गया हूँ। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, रब अजीम करे कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा अंबर, तुम देख लेना। एक दिन मेरे हाथ में मुकद्दस छड़ी होगी, सर पर सोने का उकाबी ताज होगा और मैं मिस्र के तख्त पर फिरौन बना बैठा हूँगा। कुछ देर वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहे।
फिर अचानक कोहरमान बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे बाप ने मरते हुए मुझे एक संदूकची दी थी और कहा था कि ये अंबर को दे देना। तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज है, वो तुम ले लो। शुक्रिया कोहरमान, कहाँ है मेरी अमानत? कोहरमान अपने कमरे में गया और सफ़ेद रंग की एक हाथी दांत की संदूकची लेकर आ गया। ये लो भाई अपनी अमानत। शुक्रिया कोहरमान, अच्छा अब मैं जाता हूँ। फिर कब मिलोगे? कल शाम को आऊँगा। कोहरमान ने कहा, ज़रूर आना, तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलाऊंगा। ज़रूर आऊँगा। अंबर हाथी दांत की संदूकची लेकर वापस सराय में आ गया। यहाँ पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि पोलका घोड़े से गिरकर हलाक हो चुका है। अंबर पर तो गोया गम का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो इस दुनिया में अकेला रह गया था। वो बहुत देर सराय के अंधेरे कमरे में लेटा आंसू बहाता रहा। फिर उसने अपने आप को हौसला दिया और हिम्मत करके उठ बैठा। उसने गर्म दूध का एक प्याला पिया और संदूकची खोलकर उसे देखने लगा कि मरहूम बाप ने उसके नाम क्या कुछ छोड़ा है। सबसे पहले उसे अपने बाप का एक खत मिला। उसने खत खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। इस खत में अंबर के बाप रिजाल ने सारा राज खोलकर बयान कर दिया था। खत पढ़ने के बाद अंबर हैरत में गुम होकर रह गया। तो क्या वो रिजाल का बेटा नहीं है? क्या वो फिरौन का बेटा है? क्या मलिका मिस्र उसकी माँ है? अंबर का जिस्म इस ख्याल से काम गया कि वो एक जालिम फिरौन का बेटा है। रिजाल ने खत के आखिर में लिखा था, प्यारे बेटे, तुम्हें इस संदूकची में एक शाही मोहर भी मिलेगी। ये मोहर फिरौन की खास मोहर है और सिवाय शहजादे के और किसी के पास नहीं हो सकती। ये मोहर मुझे उस कश्ती में ही मिली थी जिसमें लेटाकर तुम्हें दरियाए नील में बहा दिया गया था। अंबर ने संदूकची का निचला हिस्सा उलट दिया। फिरौन के सोने की शाही मोहर सुर्ख मखमल के गिलाफ में लिपटी हुई उसके सामने पड़ी थी। अंबर ने मोहर उठाकर अपनी जेब में रख ली। उसने खत को भी संभाल कर रख लिया और अजीब किस्म के ख्यालों में खोया हुआ सो गया। अगले रोज़ उठकर वो कहमान के पास गया। कहमान वर्दी पहनकर शाही महल जाने की तैयारियां कर रहा था। उसका 2 सफ़ेद घोड़ों वाला रथ उसके मकान के बाहर खड़ा था। उसने अंबर को आते देखकर उसे खुशामदीद कहा, दोस्त, तुम रात आए नहीं, तुम्हें एक ख़ास जगह लेकर चलना था। अंबर ने कहा, मैं थका हुआ था, बिस्तर पर लेटते ही होश ना रही। खैर कोई बात नहीं, आज चलेंगे। कहमान, मैं इस शहर में तिबाबत का काम करना चाहता हूँ, क्या तुम? अंबर ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम जिस किस्म की मदद चाहो मैं करने को तैयार हूँ। अंबर बोला, मैं इस शहर की किसी छोटी सी हवेली में बीमारियों के लिए एक शिफा खाना बनाना चाहता हूँ। मैंने ये हुनर अपने उस्ताद से सीखा है और चाहता हूँ कि दुखी और बीमार लोगों की खिदमत करूँ। कहमान ने कहा, ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं आज ही इसका बंदोबस्त कर देता हूँ। दरिया किनारे मेरी अपनी हवेली खाली पड़ी है, तो वही ले लो और अपना काम शुरू कर दो। तुम्हारा शुक्रिया कहमान, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। लंबा टड़ंगा कहमान कहकहा लगाकर हंस दिया और अंबर के कंधे पर जोर से हाथ मारकर बोला, ये बात कहने की क्या जरूरत है अंबर, हम दोनों दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। अगर तुम कहो तो मैं शाही फौज में भी तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। नहीं दोस्त, मैं बीमार लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर हाँ, आज शाम मेरे साथ चलना मत भूलना। मैं शाम को जरूर आऊँगा। शाम को कहमान अंबर को लेकर थीन्स शहर की एक बहुत मशहूर और अमीर तरीन रक्कासा के पास ले गया, जहाँ शहर के उमरा और शायर लोग आकर वक्त गुजारते थे। उस रक्कासा का नाम तलाला था। वो बड़ी पुरवकार और खूबसूरत औरत थी। कहमान ने तलाला से अंबर का तारुफ करवाया। वो अंबर से बातें करने लगी। अब अंबर दूसरे तीसरे दिन तलाला के यहाँ जाता। इस अरसे में अंबर ने हवेली में अपना शिफा खाना बना लिया था, जहाँ सैकड़ों मरीज आकर अपना इलाज करवाते थे। अंबर ने कई अमीर लोगों का दिमागी ऑपरेशन भी बड़ी कामयाबी से किया और खूब दौलत कमाई, लेकिन वो अपनी सारी दौलत रक्कासा तलाला के घर आकर खर्च कर देता था। ये एक बुरी आदत थी जो उसके दोस्त ने उसे डाल दी थी। अंबर चूंकि खानदानी आदमी था, इसलिए वो बुराई से बचना चाहता था। एक रोज़ उसने तलाला से कहा, तलाला, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि हम दोनों एक शरीफाना और नेक जिंदगी बसर करें। तलाला कहकहा लगाकर हंस पड़ी और बोली, क्या तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि मुझसे ब्याह कर सको? अंबर ने कहा, तुम जो मांगो मैं वो देने को तैयार हूँ ताकि तुम्हें इस बुरी जिंदगी से निजात मिले और मेरा भी घर आबाद हो। तलाला ने कहा, अपने ऑपरेशन के औजार लाकर मुझे दे दो। अंबर कांप उठा। उस जमाने में ऑपरेशन के औजार बेहद मुक़द्दस समझे जाते थे, क्योंकि उनसे बीमार लोगों का इलाज किया जाता था। इसके बारे में ये ख्याल था कि इन औजारों पर नेकी के फरिश्तों का साया होता है, मगर अंबर ने इनकार ना किया।
और महज इस ख्याल से कि अगर इतनी कुर्बानी देकर एक भटका हुआ इंसान सीधी राह पर आ जाता है तो ये सौदा कोई महंगा नहीं है। तलाला बड़ी हैरान हुई। उसे ये हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि अंबर औजारों जैसी मुक़द्दस शय उसे देने पर तैयार होगा। वैसे भी उस दौर में ऑपरेशन के औजार सोने से भी ज़्यादा महंगे थे। दूसरे रोज़ अंबर ने सारे के सारे औजार लाकर तलाला के हवाले कर दिए। तलाला ने औजार लेकर अपने संदूक में बंद कर दिए और ताली बजाकर 2 हट्टे कट्टे हबशियों को बुलाया और कहा, इस नौजवान को धोखे देकर मेरे घर से बाहर निकाल दो। अंबर हैरत ज़दा होकर तलाला का मुंह देखने लगा। ये तुम क्या कह रही हो तलाला? तलाला ने गुस्से में गरज कर कहा, और तुम क्या समझते हो कि मैं तुम जैसे भिखारी से शादी करूंगी? निकल जाओ मेरे घर से, और फिर कभी इधर का रुख किया तो गर्दन कटवा दूंगी। अंबर कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि हट्टे कट्टे हबशी आगे बढ़े। उन्होंने अंबर को उठाया और दरवाजे में से बड़े जोर के साथ बाहर गली में फेंक दिया। अंबर को सख्त चोटें आईं और वो बेहोश हो गया। आसमान में बादल जोर से गरजे, बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। अंबर को होश आया तो वो कीचड़ में लथपथ था और उस पर बारिश का पानी गिर रहा था। उसके दिल ने इब्रत पकड़ ली थी। वो चुपके से उठा और अपनी हवेली में आकर तख्त पोश पर लेट गया। फिर उसने गुस्ल किया, अपने जख्मों पर मरहम लगाई, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। 1 हफ्ते के बाद उसके जख्म ठीक हो गए। उसने कहमान से कोई बात ना की, इसलिए कि अब कहमान फिरौन की फौज का सिपह सालार बन चुका था और अपना मकान छोड़कर शाही महल में ही रहता था। वो बहुत कम अंबर से मिलता था। अंबर ने गुस्ल के बाद धुले हुए पुराने कपड़े पहने और आखिरी बार तलाला से मुलाकात करने उसके आलीशान मकान पर आ गया। तलाला ने उसे अंदर बुलवाने से इनकार कर दिया। अंबर ने कहलवा भेजा कि वो उसके लिए एक तोहफा लाया है। तलाला ने लालच में आकर उसे बुलवा लिया। वो एक शानदार मसहरी पर बैठी थी। अंबर उसके पास आकर जेब से फिरौन की सोने की शाही मोहर निकालकर कहा, इसे पहचानती हो? तलाला की आंखें फटी की फटी रह गई। वो फिरौन की शाही मोहर को साफ तौर पर पहचान गई थी। उसने कहा, हाँ, ये शाही मोहर है। इसको गौर से देख लो। मैं देख रही हूँ अंबर, ये फिरौन की शाही मोहर है। तुम्हारे पास कैसे आ गई? इसलिए कि ये मेरी है, ये मेरा हक है। क्या मतलब? अंबर ने हकारत से तलाला की तरफ देखकर कहा, तुम बदनसीब हो तलाला। एक वक्त आएगा जब तुम्हें इल्म होगा कि तुमने अंबर से नहीं बल्कि फिरौन मिस्र के बेटे से शादी से इनकार किया है। फिर तुम पछताओगी, मगर कुछ ना हो सकेगा। इतना कहकर अंबर बड़ी तेजी से वापस हो गया। तलाला उसे पुकारती ही रह गई, मगर अंबर इस असना में मकान से बाहर जा चुका था।